हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये चल रहा है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। ये होगा पार्ट 3। इसमें देखो हेडिंग हमारा क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। एक छोटा सा लॉजिक, पूरा कहानी समाप्त। इफ W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन अ रीजन, अगर कोई फंक्शन आपका एनालिटिक है किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, इट्स डेरिवेटिव इज गिवन बाय एफ डैश जेड या फिर डब्ल्यू डैश या फिर डी डब्ल्यू बाय डी जेड। लास्ट लेक्चर में हम आपको डिफरेंशियल्स समझाए थे, डी डब्ल्यू और डेल्टा डब्ल्यू के बीच का अंतर भी आपको बता दिए थे। ये भी बताए थे कि डी डब्ल्यू क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू का प्रिंसिपल पार्ट होता है। समझ में आया? एनालिटिक फंक्शन कैसे होता है वो भी हम आपको सिखा चुके हैं। तो मान लेते हैं कोई W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, कोई एक एनालिटिक फंक्शन है किसी भी पर्टिकुलर रीजन में। अगर एनालिटिक है तब उसका जो डेरिवेटिव होगा उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एफ डैश जेड या फिर डब्ल्यू डैश या फिर डी डब्ल्यू बाई डी जेड। बात समझ में आई? अब सुनो, इफ एफ डैश जेड इज ऑल्सो एनालिटिक इन द रीजन, इट्स डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय एफ डबल डैश या फिर डब्ल्यू डबल डैश या फिर डी टू डब्ल्यू बाई डी जेड टू। ठीक है, मतलब एक चेन की तरह फॉलो कर रहा है। अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश जेड। अगर एफ डैश जेड एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डबल डैश जेड, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। उसी तरह से अगर मुझे nth डेरिवेटिव निकालना है किसी भी फंक्शन एफ ऑफ जेड का, इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, तब उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ एन जेड या फिर डब्ल्यू एन या फिर डी एन डब्ल्यू बाई डी जेड। समझ में आया? यहाँ पे जो n है इसको क्या बोला जाएगा, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो लिखा हुआ है एफ ट्रिपल थ्री डैश, ट्रिपल थ्री मतलब ट्रिपल डैश जेड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 3, तो इसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। सिंपल, जो आपके एलिमेंट्री कैलकुलस में जो लॉजिक लगता था सेम चीज़ यहाँ पे है। अंतर क्या है, बस एनालिटिक होना चाहिए। एनालिटिक किसको बोलते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और साथ ही साथ आपका CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। एनालिटिक फंक्शन को हम लोग अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में काफ़ी बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, लेकिन आपको मोटा मोटे तौर पे आइडिया तो अच्छी तरह से हो गया होगा कि एनालिटिक फंक्शन किसको बोलते हैं। यहाँ तक समझ में? एक थ्योरम याद रखना है आपको कि इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन अ रीजन आर, देन इट्स हायर डेरिवेटिव्स ऑल्सो कॉल्ड आर ऑल्सो एनालिटिक इन द रीजन आर। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक है किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, तो उसका जितना भी मर्जी आप डेरिवेटिव ले लो वो भी एनालिटिक होने वाला है उस पर्टिकुलर रीजन में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हायर डेरिवेटिव्स इन आर। ठीक है, अब बात आती है सिंगुलर पॉइंट्स। अब देखो खेल यहाँ से शुरू होता है। हम लोग क्या सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वगैरह, रेसिड्यू थ्योरम्स। आगे चल करके बहुत मजा आएगा, तब मजा आएगा जब इसको आप अच्छे से सीखोगे। सिंगुलर पॉइंट्स, यहीं से सब कुछ बेस है। आपको कुछ भी इंटीग्रेशन करने दिया, रेसिड्यूअल थ्योरम या कॉची इंटीग्रल थ्योरम वगैरह जो कुछ भी लगाओगे उसमें ये सब का फंडामेंटल्स आना जरूरी है। मैक्सिमम जनता ये फॉलो नहीं करती है, डायरेक्ट जंप मार देती है, हम तो कॉची इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। अरे पहले फंडामेंटल सीख लो, फिर आगे मजा आएगा आपको सीखने में। सिंगुलर पॉइंट्स क्या है बताओ, ए पॉइंट एट विच एफ ऑफ जेड फेल्स टू बी एनालिटिक, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे आपका एफ ऑफ जेड जो है वो आपका एनालिटिक होने से फेल हो जाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही बोला जाता है सिंगुलर पॉइंट। या तो हम उसको ऐसे पढ़ सकते हैं, सिंगुलैरिटी पॉइंट ऑफ एफ ऑफ जेड, या फिर हम उसको बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ ऑफ जेड, या फिर उसको बोलेंगे सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड। दोनों तरीके से जो मर्जी हो उसको आप बोल सकते हो। या तो बोलो सिंगुलैरिटी निकालना है किसी भी फंक्शन का, या फिर सिंगुलर पॉइंट निकालना है किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का। अब बात आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी। जगह नहीं था इसलिए मैंने सिर्फ सिंग लिखा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज, मोटे मोटे तौर पे 6 डिफरेंट तरह के सिंगुलैरिटीज होते हैं। क्वेश्चंस जो आपके फ्रेम होते हैं इन्हीं में खेल होता है, 6 टाइप्स में ही आपके क्वेश्चंस पूरी तरह से समा जाते हैं। तो कभी अलग अलग टाइप के मतलब क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज पे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो हम लोग इसको सीखेंगे डिटेल्ड में, एक एक करके इसको देखेंगे। पहला क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, दूसरा पोल्स, तीसरा ब्रांच पॉइंट्स, चौथा रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, पांचवा एसेंशियल सिंगुलैरिटी, छठा सिंगुलैरिटी एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस वाले कोर्स में
अभी मतलब ये पहला जो स्लाइड है इसमें हम लोग क्या देखें, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, एक फंक्शन का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालो, सेकंड ऑर्डर निकालो, थर्ड ऑर्डर निकालो, nth ऑर्डर निकालो, ठीक है। कंडीशन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। फिर क्या सीखे हम लोग, सिंगुलर पॉइंट्स। कहा किसको बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होने से मना कर दे या एनालिटिक होने से फेल हो जाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट्स। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आपके एक सिंगुलर पॉइंट हो या एक से अधिक सिंगुलर पॉइंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में अलग अलग चीज़ होता है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी कितने होते हैं, टोटल 6 तरह के सिंगुलैरिटीज हैं, और भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली 6 टाइप्स पे फोकस करेंगे। क्वेश्चंस आपके यहीं से जनरल टेक्स्ट बुक्स में ये फॉलो किया जाता है। अगर आप थोड़ा हायर एजुकेशन में तो ऊपर उठोगे तब इससे हो सकता है कि और थोड़ा स्टेटमेंट बढ़ जाए, लेकिन अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज आपको पता होना चाहिए। आइसोलेटेड, पोल्स, ब्रांच पॉइंट्स, रिमूवेबल, एसेंशियल और सिंगुलैरिटी एट इन्फिनिटी। इसको आप अच्छे से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। नाम से क्या पता चला, आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट मतलब एकदम अलग कर दिया। आइसोलेशन में रहना मतलब सबसे अलग रह देना। सुनो डेफिनेशन, द पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट ऑफ f of z if we can find delta greater than 0 such that mod of z minus z naught is equal to delta encloses no singular point other than z naught. That is, there exists a deleted delta neighborhood of z naught containing no singular point. If no such delta can be found, we can call z naught as isolated singularity. हो सकता है ये डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं आए। ये वाला इस चीज़ को देखो, मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू डेल्टा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल जिसका सेंटर है हमारा z नॉट। तो देखो यहाँ पे सेंटर बनाया z नॉट, और ये क्या है, रेडियस डेल्टा। ये रेडियस है हमारा डेल्टा, ठीक है। तो एक रीजन डिफाइन हो गया है। अब सुनो, सिंगुलैरिटी क्या बताए थे, सिंगुलैरिटी या फिर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, ठीक है। अब मान लो कोई इस पूरे में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हम यहाँ कंसिडर किए हैं, मान लो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर किए, ये पॉइंट मान लेते हैं सपोज एक सिंगुलर पॉइंट है। कौन सा, ये वाला पॉइंट सपोज एक सिंगुलर पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होगा। समझ में आया, नाम दे दिया इसका पॉइंट ए। एक पॉइंट अंदर में कंसिडर करते हैं पॉइंट बी। ये भी पॉइंट सपोज मान लेते हैं ये भी एक सिंगुलर पॉइंट है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। अब फिर से डेफिनेशन को देखो ध्यान से, द पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ये जो पॉइंट z नॉट यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है z नॉट, इसको हम लोग आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कब बोलेंगे, द पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट ऑफ f of z इफ वी कैन फाइंड डेल्टा ग्रेटर देन 0। अगर हम कोई एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 मतलब कोई भी एक पॉजिटिव डेल्टा का वैल्यू, पॉजिटिव डेल्टा ग्रेटर देन 0 का मतलब कोई भी पॉजिटिव मान लो, कोई भी नंबर 0.1 मान लो, 0.2 मान लो, 0.001 मान लो, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर का आप रेडियस लेकर के एक सर्कल अगर आप बना पा रहे हो सच दैट मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू डेल्टा, अगर इस तरह का आप रीजन क्रिएट कर पा रहे हो, encloses no singular point other than z naught। ये तो आपने बोल दिया कि इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में अगर z नॉट को छोड़ करके और कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं हो रहा होगा इस पर्टिकुलर रीजन में, तब हम z नॉट को क्या बोलेंगे, एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बोलेंगे। क्या ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी अभी है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको पता है इस पर्टिकुलर रीजन में आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी इसको होने के लिए इस पर्टिकुलर रीजन में कोई दूसरा सिंगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे तो एक सिंगुलर पॉइंट हमको दिख रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में, तो ये आइसोलेशन कैसे होगा? इस दोनों के बीच तो दोस्ती हो जाएगी, है ना? आइसोलेशन तो नहीं है, इसका तो कोई पार्टनर मिल गया। इसीलिए हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर सिंगुलर पॉइंट को आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट नहीं बोलेंगे। अब सुनो, ये है सिंगुलर पॉइंट, डेल्टा रेडियस से एक रीजन बना दिए हम लोग, तो इस पर्टिकुलर रीजन में क्या इसको छोड़ करके कोई और सिंगुलर पॉइंट है इस पर्टिकुलर रीजन में? अभी नहीं है। बाहर में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन में अभी और कोई दूसरा सिंगुलर पॉइंट नहीं है। जब कोई इसको छोड़ करके दूसरा सिंगुलर पॉइंट इस पर्टिकुलर रीजन में नहीं होगा, तब इस सिंगुलर पॉइंट को आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बोला जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। आइसोलेटेड मतलब अलग, अलग ही है, कोई है ही नहीं इस पर्टिकुलर रूम में, ये अलग ही रह रहा है, तो आइसोलेशन में रह रहा है, क्वारंटाइन में रह रहा है, तो इसका है ही नहीं कोई पार्टनर। समझ में आया? तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। अब फिर से पढ़ो डेफिनेशन, अब समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। द पॉइंट z इज इक्वल टू z0 इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट ऑफ f of z if we can find delta greater than 0 such that mod of z minus z0 is equal to delta। इसका मतलब एक पर्टिकुलर रीजन encloses no singular point, encloses no singular point मतलब ये कोई भी सिंगुलर पॉइंट को enclose नहीं करेगा, वही तो बोल रहे हैं ना, अदर देन z0, इसको छोड़ करके ये पर्टिकुलर रीजन और कोई दूसरा या तीसरा सिंगुलर पॉइंट enclose नहीं करेगा। दैट इज देयर एग्जिस्ट अ डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ z0। हम आपको सिखाए हैं डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड, ये सब क्या है? नेबरहुड। अब याद करो, इसीलिए हम फंडामेंटल्स, हम बेसिक्स आपका क्लियर कर चुके हैं। अगर ये सब चीज़ नहीं बताते तो अभी समझ में नहीं आता। तो अगर नहीं पता है ये डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड क्या होता है, नेबरहुड क्या, तो जाकर के प्रीवियस लेक्चर्स देखो, समझ में आ जाएगा। तो ये तो नेबरहुड बना दिया ना मैंने, तो डेल्टा नेबरहुड कंटेनिंग नो सिंगुलैरिटी। कोई और सिंगुलैरिटी है क्या इसके अंदर? नहीं है। इस नेबरहुड में कोई और सिंगुलैरिटी है? नहीं है, सिर्फ ये है। इसीलिए हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। नोट, इफ z0 इज नॉट अ सिंगुलर पॉइंट and we can find delta greater than 0 such that mod of z minus z0 is equal to delta encloses no singular point, then we call z0 as ordinary point of f of z। इसमें दो चीज़ें समझने के लिए है। पहला, ये दो पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं। पहला ये तो एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पॉइंट या आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, दूसरा ऑर्डिनरी पॉइंट, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है, अगर सपोज सिंगुलर पॉइंट है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तब उस केस में इस रीजन में अगर कोई और दूसरा पॉइंट नहीं है, तब इस सिंगुलर पॉइंट को हम लोग आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। 100% क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग ऑर्डिनरी पॉइंट कब बोलेंगे? अब हम मान रहे हैं कि z0 जो है ये सिंगुलर पॉइंट नहीं है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन मेरा एनालिटिक है, ठीक, लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर रीजन में ये वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन एनालिटिक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को तब ऑर्डिनरी पॉइंट बोलेंगे। मतलब जो सिंगुलर पॉइंट नहीं है वो कौन सा पॉइंट? ऑर्डिनरी पॉइंट। अपोजिट समझ में आया? जो सिंगुलर पॉइंट नहीं है वो मेरा बन जाएगा क्या? ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट मतलब ऑर्डिनरी, नॉर्मल, जनरल, जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन एनालिटिक हो, और सिंगुलर पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं हो। क्लियर हो गया? आई होप काफ़ी अच्छे तरह से आपको समझ में आ गया होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा, डेफिनेशन समझ में आया होगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट से जो मैंने अभी आपको सिखाया था, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ये भी अभी क्या ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है? नहीं है। ये भी एक पॉइंट मान लेते हैं, सिंगुलर पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं। क्या ये एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है? नहीं है। कौन सा? ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी नहीं है। अब सुनो, एक बात और ध्यान से सुनो, ये पर्टिकुलर पॉइंट को हम सपोज x मान रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम y मान रहे हैं। अब हम x को एज्यूम कर रहे हैं कि ये मेरा एक ऑर्डिनरी पॉइंट है, ये सिंगुलर पॉइंट नहीं है। ये भी एक ऑर्डिनरी पॉइंट है, ये भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है, सिर्फ ये सिंगुलर पॉइंट है। तो क्या हम इस केस में इसको हम लोग आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे और दूसरा सिंगुलर पॉइंट नहीं है। जब ये सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, जब इसको अपना एक पार्टनर मिल जाएगा, अकेला नहीं रहेगा,
तब वो आइसोलेटेड नहीं रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है, तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया, इसको आप अच्छे से नोट करें। सेकेंड टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी आता है हमारा पोल्स। पहला तो सीखे क्या, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। पोल भी क्या है, एक तरह का आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बोल सकते हैं। कैसे? इफ जेड नॉट इज एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, मान लेते हैं जेड नॉट क्या है, एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, एंड वी कैन फाइंड ए पॉजिटिव इंटीजर n such that limit z minus z naught whole power n into f of z tends to z naught is equal to a, which is not equal to 0, then z is equal to z naught is called a pole of order n। सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता था, एक ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होता। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता था, एक ऐसा सिंगुलर पॉइंट जिसके डिलीटेड नेबरहुड डेल्टा में कोई दूसरा सिंगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब बात हो रही है पोल की। तो पोल क्या है, एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी टाइप का ही एक सिंगुलर पॉइंट है जिसमें ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो जाता है तब उस केस में जेड नॉट वाले आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट को आप पोल बोलोगे। कितना ऑर्डर का, ऑर्डर n का। अगर आपका n का ऑर्डर 1 है तो ये जो पोल है ये पोल कहलाता है सिंपल पोल। अगर n का ऑर्डर 1 से ज्यादा है तब उसको मल्टीपल पोल बोलेंगे या ऑर्डर ऑफ जो भी पावर है वो बोलेंगे। तो फिर से सुनो, if z naught is an isolated singularity and we can find a positive integer n such that limit z minus z naught into f of z as z tends to z naught is equal to some non zero, कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी एक फाइनाइट नंबर आ जाता है तब उस केस में क्या बोलोगे, z is equal to z naught is called a pole of order n। अगर n की वैल्यू है 1 तब इस केस में हम z naught को बोलेंगे सिंपल पोल। एग्जांपल से समझो, पहला एग्जांपल है यहाँ पे f of z is equal to 1 by z minus 2 whole power 3। पहले तो ये चेक करो कि ये फंक्शन कहाँ एनालिटिक नहीं है। सबसे पहले तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। ये तो फंक्शन अनडिफाइंड कहाँ पे होगा, जब z को हम किसी तरह से 2 पुट कर देंगे तो ये दुनिया खत्म, डिनोमिनेटर 0 मतलब दुनिया खत्म। अनडिफाइंड तो वो तो हो नहीं सकता, तो जनरली ऐसे केसेस में आपको डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करके पुट करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स। बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को हम लोग जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें आपको सिखा देंगे कौन सा टाइप का प्रॉब्लम में क्या करना पड़ता है उसका पोल और सिंगुलैरिटी निकालने के लिए। तो यहाँ पे तो जनरल प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या करोगे, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कट करके देखो तो दिख रहा है आपको z इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है। अगर ये फंक्शन अनडिफाइंड ही हो जा रहा है तो एनालिटिक होने का कोई सवाल है क्या, नहीं है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि z इज इक्वल टू 2 तो एक सिंगुलर पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे इस वाले फंक्शन को क्या हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो f ऑफ z क्या है, 1 by z minus 2 whole power 3, और इसको एक्सप्रेशन में क्या करना है हमको, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, मतलब जहाँ पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है तो लिख देंगे लिमिट z टेंड्स टू 2 z माइनस z नॉट, मतलब z माइनस 2 होल पावर n, यहाँ पे पावर 3 तो पावर 3, और यहाँ पे क्या आना चाहिए f ऑफ z, तो ये पूरा उठा करके यहाँ पे ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपको दिख रहा है ये तो कैंसिल हो जा रहा है, इसका आंसर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है मतलब नॉन जीरो आ रहा है। अगर कोई भी एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ जाए आपका तब आप बोल सकते हो ये पोल है। पोल तो समझ में आ गया, z इज इक्वल टू 2 जो पॉइंट है एक सिंगुलर पॉइंट है नो डाउट, लेकिन ये सिंगुलर पॉइंट कैसा सिंगुलर पॉइंट है, ये एक पोल है। और जब भी पोल की बात करेंगे तो उसका ऑर्डर का बात आता है, तो पोल हो सकता है कि वो ऑर्डर 1 हो तो उसको सिंपल पोल बोलेंगे, ऑर्डर अगर एक से अधिक हो तो उसको जितना भी ऑर्डर का है उसका उतना बोलेंगे। यहाँ पे ऑर्डर कितना है 3, तो क्या बोलेंगे z इज इक्वल टू 2 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3। समझ में? दूसरा एग्जांपल, f ऑफ z को हम लिख दिए हैं 3z minus 2 डिवाइडेड बाय z minus 1 होल स्क्वायर इनटू z plus 1 इनटू z minus 2। इस वाली चीज को भी आप इस फॉर्मेट में लिख पाओगे, इसको करके देखना, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, इसको करके देखना। ये वाला मैंने करके लिखा है, इस वाले चीज को इस वाले फॉर्मेट में करके देखना, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखो सिंगुलर पॉइंट्स क्या क्या होने वाले हैं,
यहाँ पे तो हमको पता है z इज इक्वल टू 1 एक सिंगुलर पॉइंट मिला आपको, z इज इक्वल टू -1 भी एक सिंगुलर पॉइंट मिलेगा यहाँ से, z इज इक्वल टू 4 भी सिंगुलर पॉइंट मिलेंगे। तो 3 सिंगुलर पॉइंट्स तो हैं, हमको क्वेश्चन को देख के लग रहा है, लेकिन आपको सिर्फ ये नहीं पूछता कि सिंगुलर पॉइंट, आपको ये पूछेगा किस तरह का सिंगुलर पॉइंट। अगर क्वेश्चन में आप पूछ रहे हैं फाइंड द सिंगुलैरिटी वगैरह, तो आपको अल्टीमेटली सिर्फ ये बोल दोगे z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 4, सिंगुलर पॉइंट का नंबर नहीं मिलेगा। आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, कौन सा टाइप का सिंगुलर पॉइंट है वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ से तो आपको दिख रहा है कि z-1 के पावर कितना है 2 है, तो इसको तो हम बोल सकते हैं z इज इक्वल टू 1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो लिखेंगे दिस फंक्शन हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2, कहाँ पे z इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। उसी तरह से इसको बताओ, बोलेंगे दिस फंक्शन हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1 एट z इज इक्वल टू -1, है कि नहीं। और ऑर्डर 1 को सिंपल पोल बोलते हैं, तो इसलिए लिखा है हमने हैज अ सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू -1। तो z इज इक्वल टू -1 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0, दुनिया खत्म। उसी तरह से सिंपल पोल, यहाँ पे पावर कितना है 1 है, तो इससे सिंपल पोल हो जाएगा, और z इज इक्वल टू 4 ये हो जाएगा पोल। समझ में आया। तो ये काफी सिंपल प्रॉब्लम था, तो आके आपके भेजे में अच्छे से घुस जाए कि ये पोल्स एक्चुअली है क्या। 2 नोट पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट करेंगे, इसका जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं हमेशा बताता हूँ कि पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि एट अ स्ट्रेच आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप एट अ स्ट्रेच अगर पढ़ते हो तो फिर नहीं आएगा चीज समझ में। पहली राउंड में जब आप पढ़े हो, कोई भी टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ो पहली राउंड में, तो आप जो आसान में इजीली आपके ब्रेन में घुस जा रहा है, समझ में आ रहा है, उसको पढ़ते जाओ। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उसको स्किप मारते जाओ। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं और कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो हम उसको अब पूरा खुद फाड़ करके फिर से पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको लेवल्स में पढ़ना है, मतलब उसको सीरीज में। पहला बार पढ़ा ठीक है, कुछ समझ में आया, सेकेंड बार पढ़ोगे कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, थर्ड बार पढ़ोगे कुछ और समझ में आएगा, ठीक है। एट अ स्ट्रेच नहीं करना है। तो और हम लोगों ने बोला कि हमारा जो कोर्सेज होगा 3 लेवल्स में होगा। हम हमेशा बताते हैं, लेकिन बहुत लोग चिल्लाते रहते हैं सर में कैसे है PYQs नहीं लग रहा है। पहले अटेम्प्ट में PYQs नहीं लगता है, अभी तो बेसिक्स क्लियर होगा, फिर मीडियम लेवल पे जाएंगे, फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे, तब PYQs आपके बनेंगे। इसीलिए आप क्वेश्चंस लेक्चर्स देखिए, क्वेश्चंस स्टैंडर्ड बुक्स पे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए पहले। PYQs अभी नहीं छेड़ना है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको PYQs पे हाथ लगाना है। जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन और प्रैक्टिस जब एडवांस लेवल पे हम करेंगे, तब वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में वहाँ से कॉन्सेप्ट सीख कर PYQs करेंगे। समझ में आया। अगर किसी को हड़बड़ी है तो आप पुस्तक लें, कहीं से और PYQs सीखें। हम डायरेक्ट वे में नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता है कि कोर्स किसके लिए बन रहा है, एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स। नोट पॉइंट्स आपके पास, इफ g of z is equal to z minus z naught whole power n into f of z, where f of z naught is not equal to 0 and n is a positive integer। अगर n कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, तब उस केस में z is equal to z naught को क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे, 0 of order n of f of z। बस ये स्टेटमेंट, इसको आप रट जाइए, रेगुलरली आप इसको यूज करिएगा तो हैंडी हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है आपके पास, if n is equal to 1 z naught is called a simple zero। जैसे पोल की बात हो रही थी ना, उसी तरह से ये पोल की तरह ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोल ऑफ ऑर्डर n नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ ऑर्डर n। कब बोलेंगे, अगर आप g ऑफ z को आप इस फॉर्मेट में आप लिख पा रहे हो, ठीक है। अगर g ऑफ z को इस फॉर्मेट में आप लिख पा रहे हो तो, और साथ ही साथ आपका f ऑफ z नॉट नॉट इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तब इस केस में z इज इक्वल टू z नॉट को हम 0 बोलेंगे। कितना ऑर्डर का, ऑर्डर n का, क्योंकि पावर है। अगर इस n की वैल्यू 1 हो जाती है तो उसको सिंपल 0 बोला जाएगा। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो वही ऑर्डर ऑफ जितना भी रहेगा वो होगा। इन सच अ केस z नॉट इज कॉल्ड द पोल ऑफ ऑर्डर n ऑफ द फंक्शन 1/z। ये स्टेटमेंट, तो ये जो चीज है ना, ये काफी खतरनाक सा स्टेटमेंट है, जो आपको क्वेश्चंस अगर टफ करने होंगे तो इस वाले कॉन्सेप्ट से आपको घुसा देंगे। तो इसको आप अलग से नोट करके रखिए, इसको खा पी के पता जाइए। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर टेक्स्ट बुक में मिल जाए तो उसको बना लीजिएगा, ठीक है। ये इसको अलग से रखिए, इसको याद रखिए। और सिंपल पोल वाला जो डेफिनेशन है वो इतना ही था, और ये जीरो वाला जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से नोट करिए इसको। थर्ड टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी आता है ब्रांच पॉइंट्स। ब्रांच पॉइंट्स जब भी बात आएगी तो हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस के लिए यूज़ होता है। मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस के लिए मतलब कोई भी अगर आप एक इनपुट दोगे तो आपको उसको 2 आउटपुट मिलेंगे। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग कुछ रहता है तो प्लस माइनस आता है आंसर।
तो यहाँ पे देखो ब्रांच पॉइंट्स ऑफ मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस आर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट समझ में आया था ना? तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स कौन से होंगे? ब्रांच पॉइंट्स होंगे। किसके लिए वैलिड है ये? मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस के लिए। तो ब्रांच पॉइंट्स ऑफ मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस आर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स since a multiple valued function is not continuous and therefore not analytic। ये तो analytic है नहीं। in a deleted neighborhood of a branch point। कहाँ पे? deleted neighborhood of a branch point पे। ठीक है, ब्रांच पॉइंट भी एक तरह का सिंगुलैरिटी ही है, मतलब फंक्शन जहां आपका एनालिटिक नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 3 होल पावर 1/2। अरे पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट अंडर, है कि नहीं? इसका प्लस माइनस आएगा ना, रूट अंडर करोगे तो इसका ब्रांच पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? जेड इज इक्वल टू 3 पे। ठीक, दूसरा सिर्फ एक पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पे हम ब्रांच पॉइंट बोले हैं, पॉइंट्स नहीं बोले हैं। दूसरा फंक्शन देखो, ln ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2, इसके पास ब्रांच पॉइंट्स होंगे। कहाँ? जहाँ फंक्शन आपका अनडिफाइंड होगा। हमको पता है ln 0 अनडिफाइंड होता है, तो इसको अनडिफाइंड होने के लिए, मतलब अनडिफाइंड हमको क्यों करना है? इसलिए करना है ताकि अब उसको एनालिटिक नहीं बनाना है। एनालिटिक कहाँ नहीं बनेगा? जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा, है कि नहीं? तो जब 0 करेंगे इसको, इस पूरे वाले टर्म को, तब अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब एनालिटिक नहीं रहेगा। जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होता उसी पॉइंट को तो ही बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट, है ना? तो यहाँ पे नॉन आइसोलेटेड मिलेगा और साथ ही साथ ये मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है, इसीलिए इसको हम इक्वेट किए 0। यहाँ से डिग्री कितना है? 2 रूट्स निकलेंगे तो z इज इक्वल टू 1 आएगा, -2 आएगा। तब हम क्या बोल सकते हैं? z इज इक्वल टू 1 और -2, ये दोनों के दोनों ही ब्रांच पॉइंट्स हैं। किसके? इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कितना क्या सीखा? पहले तो सीखा सिंगुलैरिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज़ में टोटल 6 तरह का हम लोग नाम सीखे थे। पहला बताए थे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, दूसरा पोल और तीसरा ब्रांच पॉइंट्स। 3 और बचे हुए। ये कंप्लीट होने के बाद आपका पूरा सिंगुलैरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल, वो क्लियर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट करिए। अब है आपके पास सबसे आसान टाइप का सिंगुलैरिटी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। मतलब नाम से पता चल रहा है कि फंक्शन में कुछ इस तरह से हम मॉडिफिकेशन करके सिंगुलैरिटी को भगा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कैसे? एन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट जेड नॉट इज कॉल्ड ए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड इफ लिमिट एफ ऑफ जेड एज जेड टेंड्स टू जेड नॉट एग्जिस्ट। बस आपको यही करा देना है। अगर लिमिट एफ ऑफ जेड एज जेड टेंड्स टू जेड नॉट एग्जिस्ट कर रहा होगा, तब उस पर्टिकुलर केस में जेड नॉट को हम क्या बोलेंगे? एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बोलेंगे। By defining f of z naught is equal to limit f of z as z tends to z naught, it can then be shown that f of z is not only continuous at z naught but is also analytic at z naught। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो इससे 2 चीज़ें हो जाएंगी। पहला कि ये सिर्फ कंटिन्यूस ही नहीं बल्कि एनालिटिक भी हो जाएगा z naught के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे, द सिंगुलर पॉइंट z इज इक्वल टू 0 इज अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड बाई जेड। ये एक फंक्शन है। देखो, ये फंक्शन अनडिफाइंड कब होगा? ये पहले भूल जाओ साहब को, रिमूवेबल वगैरह सब भूल जाओ। ये फंक्शन अनडिफाइंड कब होगा? ये फंक्शन अनडिफाइंड तब होगा जब आपका डिनोमिनेटर 0 होगा। मतलब यहाँ से आपको लग रहा था कि जेड इज इक्वल टू 0 अगर हम कर देंगे तो ये तो सिंगुलर पॉइंट है, लेकिन ये एक रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर z टेंड्स टू z नॉट अगर हम करते हैं लिमिट लगा करके इस पे, तो ये एक फाइनाइट नंबर आ जाता है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ऐसे बात है तब इस केस में 0 को हम लोग इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बोलेंगे। सिंगुलर पॉइंट है लेकिन कैसा? रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट या फिर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। आसान है, जैसे और प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस आसान हो जाएगा। अभी तो फंडामेंटल्स आप देख रहे हो, डेफिनेशन देख रहे हो, इसको आप हल्के से आराम से इसको पचा। 4 तरह का हो गया, 2 और बचा हुआ है, इसको देखते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। अभी हमारे पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी, ठीक है, और छठा है हमारे पास सिंगुलैरिटी एट इन्फिनिटी। देखो, नंबर 5, an isolated singularity that is not a pole or a removable singularity, उसी को हम लोग essential singularity बोलते हैं। टोटल 6 तरह का पढ़े हम लोग।
पहला क्या पढ़े थे, नंबर 1 पढ़े थे हम लोग आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, दूसरा हम लोग सीखे थे पोल, तीसरा आपको बताए ब्रांच पॉइंट, चौथा नंबर आया आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो गया, पोल था, फिर ब्रांच पॉइंट था, उसके बाद फिर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी आया था, फिर एसेंशियल सिंगुलैरिटी आया, और उसके बाद फिर सिंगुलैरिटी एट इन्फिनिटी आया। ठीक है, आइसोलेटेड पोल भी किया था, एक तरह का आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ही था, लेकिन जरूरी नहीं कि जितना भी आपका आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो वो सारा पोल हो, नहीं। आपका आइसोलेटेड, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी दैट इज नॉट अ पोल, मतलब एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आपका पोल भी हो सकता है, पोल नहीं भी हो सकता है, इसीलिए इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको डेफिनेशंस लिखाया है सबका, वैसे ही आप याद रखिएगा, बेहतर होगा आपके लिए। तो यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी मतलब वो आपका जो डिलीटेड नेबरहुड में एक अकेला ही रहता था, कोई पार्टनर नहीं था, तो उसको हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बोलते थे। वो जब आपका पोल नहीं होगा और रिमूवेबल सिंगुलैरिटी दोनों नहीं होगा, मतलब आपका पोल भी नहीं होना चाहिए और रिमूवेबल सिंगुलैरिटी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या बोल रही हैं, वैसे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को बोलेंगे एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, एक तरीका से हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो पोल है हमारा ये है नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी, इसको हम बोलेंगे नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अब सुन लो, बोलोगे सर पोल और रिमूवेबल के बारे में तो आप बता दिए, ब्रांच पॉइंट क्या है? अरे मेरे भाई, तो ये ब्रांच पॉइंट ये आपका तो नॉन आइसोलेटेड था ना, आइसोलेटेड तो नहीं होता ये। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी मतलब एक अकेला सिंगुलर पॉइंट, वो आपका पोल भी हो सकता है, वो आपका रिमूवेबल सिंगुलैरिटी भी हो सकता है। कोई एक ऐसा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी जो ना तो पोल हो और जो ना तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो, वो आपका क्या कहलाएगा? एसेंशियल सिंगुलैरिटी कहलाएगा। क्लियर हो गया? और जो आपका नॉन आइसोलेटेड है वो तो आपका ब्रांच पॉइंट होता ही है। So Z is equal to Z0 is an essential singularity if we cannot find any positive integer n such that this, अगर आप ऐसा फाइंड कर पा रहे थे तो आप उसको तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बोल ही रहे थे, सॉरी आप उसको ये पोल तो बोल रहे थे ना। लेकिन जब आप इस तरह से आप नहीं लिख पा रहे हो तब क्या होगा? तब तो बन जाएगा ना वो एक एसेंशियल सिंगुलैरिटी बन जाएगा। मतलब ये आप इस फॉर्मेट में जब तक नहीं लिख पा रहे हो तब उसको हम लोग एसेंशियल सिंगुलैरिटी बोलेंगे। अगर इस फॉर्मेट में आप लिख पा रहे हो तब हम लोग उसको पोल बोलेंगे। ठीक है, सिंगुलैरिटीज एट इंफिनिटी, the type of singularity of f of z as at z is equal to infinity is same as that of f of 1 by w at w is equal to 0। जब लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला केस आता है तब इस केस में हम लोग थोड़ा सा चतुराई करके 1 by w ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। याद है एकदम पहला लेक्चर जब हमको ट्रांसफॉर्मेशन बता दिए थे 1 by w z is equal to 1 by w वाला, है ना, कि जब कोई भी चीज़ आप इन्फिनिटी तो उसका कोई अंत नहीं है, आप कहाँ जाओगे? तो इसलिए बेटर है हम उसका रेसिप्रोकल करके 0 पे अप्रोच करेंगे तो बात बराबर होगा। ठीक है, या तो आप z टेंड्स टू इन्फिनिटी जाओ या फिर 1 by w लिख के w टेंड्स टू 0 जाओ। कौन आसान है पहुंचना? w टेंड्स टू 0, क्योंकि हमको 0 तो एक फाइनाइट नंबर है, हमको पता है, तो उसके अप्रोच पहुंचा जा सकता है। लेकिन z टेंड्स टू इन्फिनिटी चलते जाओगे, चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ, कोई अंत नहीं होगा उसका। इसीलिए वैसे वाले केसेस में हम लोग ये वाला रूल अप्लाई कर लेते हैं। द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब। अब सुनो, इसमें मत बोलना सर ये फंक्शन अनडिफाइंड है, कैसे? ये तो फंक्शन पूरी तरह से, हाँ ठीक है, ये पूरी तरह से डिफाइंड है, नो डाउट, लेकिन इसका भी पोल निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप इसका रेसिप्रोकल ले लोगे, f of 1 by w करोगे, तब इस केस में 1 by w क्यूब हो जाएगा। तब यहाँ पे ये फंक्शन कब अनडिफाइंड होगा? ये फंक्शन आपका तब अनडिफाइंड होगा जब डिनोमिनेटर हो जाएगा 0। यहाँ पे w टेंड्स टू 0 कर दिए, ये w 0 हो गया ना, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसके पास एक पोल है। कहाँ पे? 0 पे। 0 एक पोल है। ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है 3। समझ में आया? तो जब भी इस तरह का कुछ रहेगा जहाँ पे इन्फिनिटी वाला टर्म रहेगा, वहाँ पे रेसिप्रोकल वाला चीज़ लेकर के हम उसको 10 to 0 कर देते हैं और हम अपना काम सॉल्व कर लेते हैं। लेक्चर में छोटा रख रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक चीज़ था और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस लेक्चर को आप रिजर्व्ड रखिएगा टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी समझने के लिए। ठीक है, तो थंबनेल में लिखा हुआ रहता है ना टाइप्स ऑफ, मतलब उसमें लिख दूंगा डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट 3, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है।
पार्ट 3 या पार्ट 4 आई डोंट नो, बट ये वाला जो लेक्चर इंपॉर्टेंट है। इसके अगले लेक्चर में ये जितनी सारी चीज़ें हमने सीखा है, इसका क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस हम लेंगे अलग अलग टाइप का, और उससे पूरी तरह से आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि कौन सा सिंगुलैरिटी कौन से क्वेश्चन में अप्लाई करना है और किस तरह का प्रॉब्लम आता है और कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा। शॉर्ट और क्रिस्प रखा हूँ मैं लेक्चर जानबूझ करके, ताकि आपको बर्डन ना लगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।